नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर लगा लेना, इस क्वेश्चन को ज़रूर लगा लेना, तुम्हारे नंबर बढ़ने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता पतन किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोलकाता पतन पतन किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कोलकाता पतन जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता पतन किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पर, कोलकाता पतन भारत का एकमात्र नदीय गोदी पतन है। गोदी पतन से कुछ और मत समझना, ठीक है? नदीय गोदी पतन है। कोलकाता पतन कैसा पतन है? तो नदीय गोदी पतन है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर समुद्र तट से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नदी गोदी पतन है, ये बात ध्यान में रखना है। यह भारत का सबसे पुराना काम करने वाला पतन है। भारत का सबसे पुराना काम करने वाला पतन पूछेगा तो कौन पूछेगा? यही होगा पतन, कोलकाता पतन, ठीक है? अंग्रेजों के समय पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। अंग्रेजों के समय क्वेश्चन बनाएगा कि अंग्रेजों के समय पूर्वी भारत का द्वार कहे जाने वाला पतन कौन है? कोलकाता पतन है, ठीक है? हल्दिया पतन हुगली नदी में गाद की समस्या से निपटने और कोलकाता पतन का भार काम करने के लिए हल्दिया में एक अनुषंगी पतन बनाया गया है, ठीक? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखना, इसके बारे में कुछ और बताया गया है। कोलकाता पतन को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कोलकाता पतन को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता पतन को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता हुगली, याद रखें कोलकाता शहर और पोर्ट दोनों हुगली नदी के किनारे हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो गए कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा पतन है। मुंबई हो गया, कांडला हो गया, मरमागोआ हो गया, पारादीप हो गया। आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, विस्तृत व्याख्या। कह रहा है कि पारादीप पतन भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। पारादीप पतन भारत के किस उड़ीसा राज्य के जगतपुर से पूर्वी तटीय बंदरगाह है। किस दिशा में है? पूर्वी तटीय बंदरगाह है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस जिले में है? तो जगत सिंहपुर जिले में है, ठीक है? अन्य विकल्प है यहाँ पे, इसको भी आप लोग पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनाए जाते हैं, ठीक है? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, जो महाराष्ट्र में है। मरमागुआ कहाँ है? गोवा है, ये भी पश्चिम तट का बंदरगाह है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है, ये भी पश्चिम तट का गोवा है, सॉरी पश्चिम तट का बंदरगाह है। पारादीप पूछेगा तो पारादीप जो है पूर्वी तट का बंदरगाह है। मुंबई हो गया, मरमागुआ हो गया और कंडला हो गया, ये जो है पश्चिम तट का बंदरगाह है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं, पारादीप पतन मुख्य रूप से उड़ीसा एवं झारखंड के लौह अयस्क को जापान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था। लौह अयस्क को कहाँ निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था? इसको तो जापान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या? निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? इस नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जमुना। जमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या क्या दिया हुआ है जमुना नदी के बारे में? भारत में जमुना नदी दिल्ली से इटावा के बीच सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। दिल्ली और इटावा के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को माना जाता है? तो जमुना नदी को माना जाता है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? प्रदूषण का मुख्य कारण आप भी समझ सकते हैं। यहाँ दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे घनी आबादी वाले औद्योगिक शहर हो गया, बड़े बड़े कंपनी हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, उसका कचरा जो है बिना उपचारित सीवेज की नदी में बहा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वहाँ का पानी गंदा हो जाता है। वहाँ का पानी जो हो जाता है प्रदूषण से भर जाता है। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद। और जमुना दिल्ली, दोनों ही शहर कचरा के कारण अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। शहरों से कचरा निकलता है, कंपनी से भी कचरा निकलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया से, और पूरा पानी को क्या कर देता है? ख़राब कर देता है, ठीक है? चलते हैं इसमें थोड़ा सा और हम लोग पढ़ देते हैं। एनसीईआरटी अनुसार जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट तथा घरेलू अपशिष्ट है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट तथा घरेलू अपशिष्ट है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, गंगा। नमामि गंगे
कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो गंगा से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या में क्या है। नमामि गंगे योजना भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। एक फ्लैगशिप एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को समाप्त करना था, ठीक है, संरक्षण करना तथा उसका पुनरुद्धार करना। इसके तहत नदी घाटों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाना था, ठीक है। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बजट में 20,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ इसका शुरुआत किया था। कितना पैसा खर्च किया गया था? 20,000 करोड़ रुपया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया? 5 नंबर में हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। 5 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। अब हम लोग चलते हैं विस्तृत व्याख्या के पास में। विस्तृत व्याख्या किस में क्या दिया गया हीराकुंड के बारे में? देखिए यहाँ पर हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है। अगर पूछ देगा हीराकुंड परियोजना किस जिले में है तो संबलपुर जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है, ठीक है। विश्व के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। किसके बांधों में से एक है? मिट्टी के बांधों में से विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है हीराकुंड बांध। उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन। महानदी के पहले उड़ीसा को शोक कहा जाता है, ठीक है। महानदी को पहले उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखना हीराकुंड बराबर महानदी उड़ीसा, इसे याद रखना है। ये ट्रिक से आपको बताया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा। ये दक्षिण भारत में नदी बहती है, ठीक है। इसके विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? कृष्णा नदी है। उद्गम कहाँ से होता है कृष्णा नदी का? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तर भारत की नदियाँ यहाँ पर ध्यान रखना, गंगा तथा सोन उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ है, जबकि हुबली जो है गंगा की ही वितारिक है, ठीक है। यहाँ और हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन है? गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है और तापी। दक्षिण भारत की नदियों को ध्यान में रखना, गोदावरी, कृष्णा और तापी दक्षिण भारत की नदियाँ है। दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी का उपजाऊ डेल्टा है, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यानी गोदावरी कृष्णा को क्या? गोदावरी कृष्णा के डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। 74.04% था। 7 का आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। जनगणना कहीं से जरूर पढ़ लेना, नहीं तो कराया जाएगा चैनल पर, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना था? 74.04 दर्ज की गई थी। पुरुष साक्षरता 82.14 था। महिला साक्षरता 65.46 था। पुरुष कितना था? 82.14 ऐसे याद रखना, पुरुष 82.14, महिला 65.46, ऐसे याद रखना। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है भाई साहब? केरल में है, 94.94% है। न्यूनतम साक्षरता दर हम लोग हैं 61%। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखना। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14 है। महिला साक्षरता 65.46 है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में है, 94% है। सबसे कम साक्षरता है बिहार में, 61% है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड में साक्षरता आंकड़ा अक्सर सीधे 74.04 लगभग 74% विकल्प में दिए जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1.0 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या देखने से आपको एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके रिलेटेड और सी क्वेश्चन आपको जानना जो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगले एग्जाम में इसको चेंज करके पूछा जा सकता है। देखिए मीटर गेज, यहाँ पे मीटर गेज दिया हुआ है। दो पटरियों के बीच की दूरी
1.0 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ब्रॉड गेज भी याद करना 1.676 होता है। ब्रॉड गेज कितना होता है 1.67 फीट मीटर में हो गया, फीट में कितना हो जाएगा 5 फीट 6 इंच होता है। नौरो गेज कितना होता है 0.76 होता है, नौरो गेज 0.76 होता है। ब्रॉड गेज कितना होता है 1.676 होता है। अब मीटर गेज कितना होता है 1.0 होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रॉड गेज, यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखा हुआ है। इसको हो सके तो कॉपी में कहीं लिख लेना, नहीं तो एक लगले रट जाना है इसको इसी साथ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था। WTO की फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। WTO पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो WTO के फुल फॉर्म आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था WTO की स्थापना, ठीक है। पूर्ववर्ती संस्था क्या था, इससे पहले यह गेट था। यह संस्था 1948 में बने गेट जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के स्थान पर बनाई गई। कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करना तथा देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना। किसको सुलझाना, व्यापारिक विवादों को सुलझाना। अगर किसी दो देशों के साथ में व्यापार को लेकर विवाद हो जाता है तो WTO क्या करता है, इसको सुलझाने का काम करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, गेट 1948, मार्करस समझौता 1995। गेट का स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। इसी को परिवर्तन करते मार्करस समझौता में 1995 में WTO का स्थानांतरण कर दिया गया, WTO का स्थापना कर दिया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में हो जाएगा। स्थापना आप पढ़ ही रहे, कौन समझौता का था स्थापना हुआ था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में स्थित है WTO के मुख्यालय जो जेनेवा में है। जिनेवा में अन्य कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय, जैसे WHO का मुख्यालय, ILO का मुख्यालय। ILO मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। WHO, WTO और ILO तीनों याद रखना। WHO, उसके बाद में ILO और WTO इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। ये देखो उसका कितना अच्छा बिल्डिंग्स है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, वर्तमान में इसमें 164 सदस्य है। 164 देश इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1 नंबर क्या है, आबादान किसका उदाहरण है। आबादान किसका उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक तेल पतन का उदाहरण है आबादान। आबादान जो है तेल पतन का उदाहरण है। हम लोग देखते हैं इसके विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। आबादान ईरान, आबादान कहाँ है, ईरान में है। विश्व का एक प्रसिद्ध तेल पतन है, ऑयल पोर्ट, रिफाइनरी पोर्ट है। यहाँ कच्चे खनिज तेल के प्रसंस्करण और टैंकरों द्वारा जहाज़ों में तेल लादने की विशेष सुविधा है। अन्य उदाहरण पारस की खाड़ी में स्थित मराकाइबो, वेनेजुएला में भी सबसे बहुत ज़्यादा तेल होता है, ठीक है, वेनेजुएला। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। आबादान विश्व के सबसे बड़े तेल रिफाइनरों में से एक के लिए जाना जाता है, तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। कई बार दोस्तों पढ़ाया जा चुका है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का सांस्कृतिक नगर है। सांस्कृतिक नगर कैसा कह रहा है भाई, सांस्कृतिक नगर इनमें सभी, हाँ सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, केवल सी ही नहीं होगा, इनमें सभी हो जाएगा। इस तरह से हड़बड़ सड़बड़ आपको भी आंसर नहीं लगाना है, ठीक। हम लोग देखते हैं अब इसका विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। सांस्कृतिक नगर वे नगर होते हैं जिनका विकास धार्मिक, शैक्षणिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण हुआ है, उसको सांस्कृतिक नगर बोला जाता है, ठीक है। जैसे मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में, इसमें इस्लाम के संस्कृति के बारे में है। जेरूसलम इजराइल में यहूदियों की संस्कृति के बारे में है, ठीक है। वाराणसी भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्राचीनतम नगरी इसको माना जाता है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कार्यों के आधार पर नगर प्रशासनिक प्रतापगढ़, दिल्ली, औद्योगिक जमशेदपुर, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी है उसको औद्योगिक बोला जाता है। प्रशासनिक जहाँ पे होता है प्रतापगढ़
उसके ऊपर साफ, जैसे दिल्ली हो गया, सांस्कृतिक वाराणसी नगर हुआ, पहले हम लोग इसको देख चुके हैं सबको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सड़क, रेलवे लाइन या नहर के शहर के किस प्रकार प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? इसको हम लोग किए हैं 2025 के क्वेश्चंस में, इसको हम लोग क्लियर किए हुए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट हो रहा है, इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो हर सब्जेक्ट में 15-20 तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, नंबर 50 में 15-20 आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, अगर 10-15 साल का आप क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेखीय, ठीक है। रेलवे लाइन नहर के किस नहर के किनारे और जो घर कब मिलता है वह कैसा होता है? तो रेखीय होता है, ठीक है। इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या अब देखते हैं। जब मकान किसी सड़क, नदी, नहर या रेलवे पटरी दोनों के किनारे पर एक सीधी रेखा में बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। यानी जब सीधी रेखा में बना होगा तो उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। गोलाकार होगा तो किसी झील या तालाब के चारों ओर बना रहेगा। सीढ़ीनुमा होगा तो पहाड़ों पर बना रहेगा। इसमें थोड़ा दिमाग में आपको लगा लेना है। तालाब गोला होता है तो इसके चारों ओर घर बनेगा तो गोलाकार प्रतिरूप हो जाएगा। सीढ़ीनुमा होगा यानी सीढ़ी पहाड़ों पर बना जाता है तो सीढ़ीनुमा पहाड़ी हो गया। आयताकार होगा जहाँ सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती है तो वो वाला हो गया आयताकार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। मोगलोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मोगलोपोलिस का अर्थ क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा विशाल स्नानगार। मोगलोपोलिस का अर्थ होता है विशाल स्नानगार। इसका विस्तृत व्याख्या में देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। मोगलोपोलिस एक यूनानी शब्द है, पूछेगा मोगलोपोलिस कैसा शब्द है तो मोगलोपोलिस एक यूनानी शब्द है। विशाल स्नानघर इसको कहा जाता है। यह शब्द सबसे पहले 1957 में जीन गॉटमैन के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। मोगलोपोलिस शब्द किसने दिया था? जीन गॉटमैन ने दिया था। कब दिया था? 1957 में दिया था, ठीक है। यह कई महानगरों का एक साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नगरीय प्रदेश होता है, जैसे अमेरिका का बोस्टन से वाशिंगटन तक का क्षेत्र। कई महानगरों को एक साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ भाग होता है, ठीक है। मोगलोपोलिस जेन गोटन ने दिया था। कब दिया था? 1957 में। स्नानगार होता है, शब्द क्या है? पैट्रिक गिडिज ने दिया था 1915 में। मोगलोपोलिस शब्द दिया था पैट्रिक गिडिज ने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों राउरकेला संयंत्र इस्पात कहाँ स्थित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ में। विस्तृत व्याख्या देखने से बहुत ज़्यादा फायदा है, आप लोग देखना। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। उड़ीसा के किस जिले में है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला प्लांट है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला को लगाया गया। 1959 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से की गई थी। सबसे पहले ध्यान में रखना, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से बनाया गया है? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। कब बना था? तो 1959 में। कच्चा माल इससे सुंदरगढ़ व मयूरभंज से लोहा तथा झरिया तेलचर से कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में टपक सकता है। राउरकेला कहाँ है? जर्मनी में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से बन गया है। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से बन गया है। राउरकेला उड़ीसा में बा, जर्मनी की सहायता से बना है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेवा के क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। यानी संचार से भी सेवा होता है, परिवहन से भी सेवा होता है और सेवाएं तो सेवा है ही। अब चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या में। हम लोग विस्तृत व्याख्या क्या लिखा है? तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है, वे क्रिया जो मुख्य रूप से वस्तु निर्माण न करके सेवाएं प्रदान किया जाता है, ठीक है। वस्तु निर्माण ना करके सेवा प्रदान करते हैं तो ये कौन सी क्रिया में आ जाएगा? तृतीय क्रिया में आ जाएगा, टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर भी उसको बोल सकते हो। उदाहरण जैसे परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट, संचार हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं हो गया, ये सब तृतीय सेवा में आता है, ठीक है। परिवहन, संचार तथा सेवाएं तीनों ही तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर देखना है इसको। प्राथमिक कौन होता है? कृषि और खनन जो होता है प्राथमिक होता है, ठीक है। द्वितीय कौन होता है? विनिर्माण जो किया जाता है वो द्वितीय होता है। तृतीय सेवा क्षेत्रों को तृतीय कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, लाल कॉलर का संबंध किससे है। लाल कॉलर क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। लाल कॉलर किससे संबंधित है। 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। लाल कॉलर संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। प्राथमिक क्रियाकलापों से संलग्न श्रमिकों को लाल कॉलर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे श्रमिकों को लाल कॉलर कहा जाता है। जो प्राथमिक क्रिया क्या होता है, खनन और कृषि होता है। श्रमिक किसमें कार्य करते हैं, उसी में ज़्यादातर काम करते हैं। तो लाल कॉलर किससे संबंधित है, प्राथमिक खनन से संबंधित है, प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो लाल कॉलर प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। कारण क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर प्रकृति के बीच होता है। कृषक, मछुआरे, खनन कर्मी, लकड़ी काटने वाले आदि सबको ये लाल कॉलर के रूप में रखा जाता है, ठीक है। अन्य कलर, ब्लू कलर होता है, द्वितीयक होता है। व्हाइट कलर होता है, चतुर्थ होता है। ब्लू कलर में क्या होता है, द्वितीय होता है, ये कारखानों और मजदूर के बारे में दिया गया है, ठीक है, माइनिंग वाला। व्हाइट कलर जो होता है चतुर्थ होता है। उच्च प्रबंधक सेवाएं जो होता है चतुर्थ में आता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस देश में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अभी हम लोग पीछे पड़े हुए थे, सबसे बड़ा रेलवे लाइन का जाल किस देश में है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या। विश्व का सबसे सघन रेल जाल उत्तरी अमेरिका, विशेषकर यूएसए का औद्योगिक क्षेत्र एवं पश्चिम यूरोप में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% हिस्सा अपने पास रखा है, ठीक है। यूरोप यहाँ विश्व के अत्यधिक सघन यात्री रेलवे नेटवर्क, जैसे बेल्जियम में प्रति वर्ग किलोमीटर उच्च रेलवे घनत्व है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा, 19 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। 1921 को भारत की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। कारण 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। कैसा रहा था, ऋणात्मक रहा था, वृद्धात्मक नहीं रहा था, पॉजिटिव नहीं रहा था, निगेटिव रहा था। 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या में लगातार और तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और कभी ऋणात्मक वृद्धि नहीं हुई। 1921 का पूर्व प्रथम अवस्था उच्च जन्म मृत्यु दर। 1921 के बाद में द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में विस्फोट का दौर देखा गया, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। परिसंचरण की धमनियाँ किससे संबंधित है। परिसंचरण की धमनियाँ किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें सभी सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जन मार्ग से, यानी परिसंचरण करने वाला। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त नलिकाएं शरीर के अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाती है, उसी प्रकार सड़क जो है, रेल तथा जल मार्ग किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन के लिए परिसरण की धमनियां कहलाते हैं। देखिए जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, नस होता है, रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाता है, उसी प्रकार परिसंचरण धमनी जो होता है ना, परिसंचरण धमनी को यूज किया गया है वर्ड को यहाँ पे। ये क्या होता है, सड़क के माध्यम से, रेल तथा जल मार्ग के माध्यम से चारों ओर ये क्या पहुंचाता है, ये ट्रांसपोर्ट को चारों ओर पहुंचाता है। बिना सुदृढ़ परिवहन प्रणाली को किसी राज्य का आर्थिक विकास संभव नहीं है। मानव शरीर बराबर देश, धमनियाँ, सड़क, रेल व जल मार्ग, रक्त, माल व यात्री, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में कई बार कर चुके हैं। मानव भूगोल के संस्थापक आया था, ऑप्शन नंबर 1 रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे, रैटजेल थे। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक या जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक या संस्थापक किसे कहा जाता है, रैटजेल को कहा जाता है, फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है, तो रैटजेल है, ये बताना है आपको। परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित का अध्ययन है। किसका अध्ययन करना है इसमें, मानव भूगोल के बारे में। समाज, मानव समाज और धरातल के बीच में, धरातल मतलब धरती होगा, मानव समाज के बारे में और धरातल के बारे में इसमें अध्ययन करने को दिया गया है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। 22 में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है,
तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति जो है ए और बी दोनों से हो जाएगा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। अब हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1950 और 60 के दशक में भूगोल में सांख्यिकी तथा गणितीय विधियों को बढ़ते प्रयोग को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। किसको, भूगोल और सांख्यिकी में गणितीय विधियों को बढ़ते पर, भूगोल और सांख्यिकी में गणितीय विधि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते इसको क्या बोला जाता है, मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। ठीक है कौन से दशक में, 50 और 60 के दशक से। इसका प्रयोग भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल दोनों शाखाओं में मानचित्र, मॉडलिंग तथा आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया गया है। इससे भूगोल को एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ आधार मिला है। ठीक अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन में 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बदल चुका है, अब हम लोग जनगणना के 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा तो हम लोग 2 नंबर पे होंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर अब पूछ दिएगा तो हम लोग कौन से हो जाएंगे, पहले नंबर पर आते हैं जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो 23 का कितना आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा 2। जनगणना को पूरी तरह से आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, इससे बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके विस्तृत व्याख्या। 2011 की आधारित जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान चीन है, द्वितीय स्थान भारत है, 121.08 करोड़। विश्व की लगभग कितनी % जनसंख्या देश में थी 2011 की जनगणना के अनुसार, 17.5%। ठीक है, 2023 के बाद संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों में भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। परंतु 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अगर पूछेगा तो दूसरा नंबर ही लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चंस में प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं। जो प्रवासी होते हैं एक स्थान से किसी नए स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, अप्रवासी कहलाता है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या दिया हुआ है, प्रवासी में 2 मुख्य संकल्पनाएं होती है। अप्रवासी वे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आते हैं, गंतव्य स्थान पर आते हैं। उत्प्रवासी क्या होते हैं, किसी स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अप्रवासी मतलब क्या होता है, नए स्थान पर आते हैं। उत्प्रवासी मतलब क्या होता है, स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है, जब तक जॉब नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी। एशिया महाद्वीप में कितना % जनसंख्या निवास करता है, तो 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करता है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। एशिया के सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में ही रहता है। लगभग 4.7 अरब लोग रहते हैं। इस पुस्तक के आंकड़ों के अनुसार 4.7 अरब लोग कहाँ रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। 60% लोग एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं, अकेले एशिया में निवास करता है। जॉर्ज बी क्रेसी के शब्दों में एशिया में बहुत से स्थानों पर कम लोग और बहुत से स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की उत्तर हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, कह रहा है कि कौन खनन नगर नहीं है। तो 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पटना खनन नगर नहीं है। पटना में क्या होता है, नहीं होता है कुछ, झरिया कोयला, झरिया में क्या होता है, कोयला होता है। रानीगंज में भी आपको कोयला मिलता है। दोस्तों आपको बताना है खेतड़ी से क्या मिलता है, यहाँ पे खेतड़ी से क्या मिलता है, पीछे आपको पढ़ाया गया है खेतड़ी में क्या मिलता है। हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके विस्तृत व्याख्या में। यहाँ देखो, पटना बिहार की क्या है, राजधानी है और यह मुख्य रूप से प्रशासनिक नगर है। कोई भी चीज़ यहाँ पे उत्पादन माइनिंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको प्रशासनिक नगर, प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था है, प्रशासनिक नगर है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोला जाता है। शैक्षणिक व्यवसायिक केंद्र भी है। झरिया में क्या मिलता है, कोयला का खनन होता है। रानीगंज का है, पश्चिम बंगाल में है, कोयला का खनन क्षेत्र है। खेतड़ी राजस्थान में है, तंबाक मिलता है। यहाँ पे मिल गया है आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंगरैनी किस प्रकार का नगर क्षेत्र है। सिंगरैनी किस प्रकार का नगर क्षेत्र है। 27 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन टिक करते चलना, ये भी देखना कितना आपका सही हो रहा है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी। खनन नगर के लिए प्रसिद्ध है सिंगरैनी। किस खनन के लिए, कोयला खनन के लिए। चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या में। सिंगरैनी तेलंगाना के गोदावरी घाटी में स्थित एक प्रमुख कोयला नगर क्षेत्र है। सिंगरैनी कहाँ है, सिंगरैनी कहाँ है, तमिलनाडु में, सॉरी तेलंगाना में है। किस नदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में है। क्या होता है, कोयला का खनन होता है। यहाँ सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्खनन किया जाता है, जो दक्षिण भारत के थर्मल पावर प्लांटों का
ईंधन प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में रबी फसल की बुआई की अवधि क्या होती है। तीसरी बार हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं रबी फसल की बुआई की अवधि क्या होता है, यानी कब बोआ जाता है रबी फसल। तो 28 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोआ जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना है खरीफ फसल का बुआई कब होता है। चलते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या में। रबी फसल शीतकालीन फसलें, रबी फसल को कौन सी फसलें कहा जाता है, शीतकालीन फसलें कहा जाता है, यानी जाड़े के मौसम में जो बोया जाता है रबी फसल होता है। गर्मी के मौसम यानी बरसात के मौसम में जो बोया जाता है खरीफ फसल होता है। बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर, शीत के प्रारंभ में होता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल का प्रमुख कौन सा फसल है, तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, टमाटर, ये सब रबी फसल है जो यहाँ पर भी आपको दिया गया है। खरीफ का जून जुलाई में बुआई होता है, धान मक्का है। रबी का अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, जायद अप्रैल जून में बोया जाता है। लत्ती वाला फसल को जायद फसल कहा जाता है। आई होप जैसे तरबूज या खीरा हो गया। अगला क्वेश्चन कौन है, 29 नंबर क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, तरल पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध तेल पाइपलाइन है। कहाँ की, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित तेल के कुआं से खनिज तेल को उत्तरी पूर्वी औद्योगिक रास्तों तक पहुंचाती है। पाइपलाइन द्वारा तरल एवं गैसीय पदार्थों का सबसे तेज तथा सस्ता परिवहन होता है। ठीक है, सबसे तेजी में भी जाता है और सबसे सस्ता भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई की अवधारणा किस विद्वान की देन है। एचडीआई की अवधारणा किस विद्वान की देन है, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उनका नाम है महबूबुल हक। कहाँ के रहने वाले थे, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई के फुल फॉर्म हो गया। अवधारणा प्रतिपादन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने दिया था। कब दिया था, 1990 में। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसका सहयोग दिया था, उनका सहयोग किया था। 3 मुख्य स्तंभ, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा साक्षरता हो गया, संसाधनों तक पहुंच, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यहीं पे आपका सीरीज हो जाता है ख़त्म।